रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों ऑलमोस्ट महीने का एंड होने वाला है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि महीने के एंड में हम लोग लाइव भी आते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि लाइव कब आया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि 1 तारीख को रात 11 बजे लाइव रखें। तो आप लोग इसमें अपनी राय दीजिएगा कि 1 तारीख को रात के 11 बजे, यानी जो क्राइम स्टोरी 10 बजे आती है उसके 1 घंटे के बाद में अगर हम लोग लाइव आएँ तो कैसा रहेगा। आप लोग अपनी राय, अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा, मुझे सुझाव दीजिएगा, मुझे आप राय मशवरा दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के सुझाव के मुताबिक भी चल सकूं। क्योंकि दोस्तों चैनल आपका है, आप भी करता धरता है, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। तो आप लोगों से एक सुझाव मांगा है, अगर आप सुझाव दे सकें तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जितने भी अभी इस समय करंट सिचुएशन में अगर हम लोग देखते हैं तो जो मर्डर केस हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, मोस्टली उनके पीछे अगर मोटा मोटी कोई वजह ढूंढी जाए तो 60 to 70% के आसपास ऐसे केसेस हैं जिसमें नाजायज़ ताल्लुकात एक बड़ा ज़रिया है क्राइम के पीछे। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता अगर किसी का होता है तो वो पति और पत्नी का रिश्ता होता है। क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता आपका जन्म से पहले था। आपका चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, जितने भी रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के ऑलरेडी रिलेटिव्स थे और वही आपके रिश्तेदार, यानी रिश्तेदार आपको विरासत में मिलते हैं। माता पिता भी आपको पहले से ऊपर वाले की ही देन होते हैं। लेकिन महज एक धर्म पत्नी ऐसी होती है कि जिसको हम अपनी पसंद से अपने घर लेके आते हैं, चाहे वो गैर हो या फिर अपनी हो या फिर कोई जानने वाली हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अनजान होते हैं। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा हमसफ़र अगर आपको मिल गया तो आपको पूरी कायनात मिल गई। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर अच्छा हमसफ़र होता है तो वो दिन रात आपके साए की तरह आपके साथ खड़ा होता है। क्योंकि एक लड़की अपना पूरा परिवार एक ऐसे शख्स के लिए छोड़ के आ जाती है जिसे वो पहले कभी जानती नहीं। वहीं एक व्यक्ति ऐसा जो अपना पूरा परिवार एक ऐसी लड़की को सौंप देता है जिसे वो पहले जानता नहीं। और दोस्तों जिस तरीके से आज के इस दौर में इस रिश्ते के अंदर विश्वासघात किया जा रहा है, यकीनन दोस्तों उसके कुछ गंभीर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी भी एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार को महज एक छोटी सी गलती ने डुबा के रख दिया और इसकी वजह से एक नहीं बल्कि दसियों जिंदगियां बर्बाद हुई। तो पूरी कहानी आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से मैं सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करूं अगर मैं इस कहानी की, तो वैसे तो इस कहानी की शुरुआत 10 अप्रैल से होती है, लेकिन दोस्तों आप लोग को इस कहानी को शुरू से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल झारखंड में एक थाना लगता है नवाडीह थाना, और यहीं पर एक इलाका है पैंक बोकार, और यहीं पर एक फैमिली रहा करती है। इस फैमिली के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम दिनेश तुरी है। दिनेश तुरी हाल ही में उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम पिंकी देवी है। दिनेश तुरी अपनी पत्नी और अपने घर वालों के साथ में इसी झारखंड के अंदर रहा करते थे। लेकिन दोस्तों जहाँ पर ये रहा करते थे वहाँ पर कामकाज, मेहनत मजदूरी, इसकी सहूलियतें बहुत ना के बराबर थीं। और आज के इस महंगाई वाले दौर में अगर रोज़ काम ना मिले तो परिवार को एक तरीके से लेके चलना, परिवार का सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से ये जो दिनेश तुरी थे अक्सर परेशान रहा करते थे, क्योंकि इनके तमाम जानने वाले लोग ऐसे थे जो हिमाचल प्रदेश ऐसी जगहों पर जाकर जॉब किया करते थे। अब ऐसे में दिनेश तुरी जब परेशान रहते हैं तो उनकी पत्नी पिंकी देवी उनसे पूछती भी है कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो दिनेश तुरी बताते हैं कि ऐसा कैसे चलेगा, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो उनकी पत्नी उन्हें राय मशवरा देती है कि तुम्हारे कुछ जानने वाले लोग हिमाचल प्रदेश ऐसी जगहों पर काम करते हैं, एक बार उनसे रब्ता करो, उनसे बात करो, अगर वहाँ पर काम मिल जाता है तो तुम भी वहाँ पर चले जाना। उसके बाद में दिनेश तुरी ऐसा ही करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं एंड उसके बाद में एक काम पर चले जाते हैं। इन्हें वहाँ पर काम मिल जाता है, वहाँ पर रहकर कुछ दिन काम करते हैं, काम काज अच्छा सेट बैठ जाता है। तो इनको लगता है कि चलो एक बार परिवार को भी यहीं पर बुला लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काम अच्छा है। तो इसलिए दिनेश तुरी अपने माता पिता और अपनी पत्नी सबको वहीं पर बुला लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला लगता है कांगड़ा ज़िला, और इसी कांगड़ा ज़िले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है पालमपुर, और इसी पालमपुर के अंतर्गत एक थाना आता है भबारना थाना। और यहीं पर ये रहकर ये लोग मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। दिनेश तुरी, उनकी फैमिली में जो काम करने वाले लोग थे वो काम करने के लिए जाया करते थे,
और जो पिंकी देवी और उनके साथ में कोई अन्य महिला ये घर का खाना पकाना यही सारे कामकाज में थीं। और साथ के साथ पिंकी देवी भी कई बार मजदूरी पे चली जाती थी। यानी पिंकी देवी अपने पति के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पिंग वुमेन की तरह काम करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। परिवार के पास में हल्के हल्के थोड़े थोड़े पैसे आने लगे थे, जिससे छोटे मोटे जो खर्चे थे, छोटे मोटे जो शौक थे, ये परिवार अपने पूरे भी कर रहा था। इसी बीच में अचानक से जो पिंकी देवी होती है, ये अपने घर से ये कहकर जाती है कि वो अभी बस बाहर जा रही है और जल्दी लौट आएगी। अब जैसे ही दिनेश तुरी घर आते हैं, पूछते हैं कि पिंकी देवी कहाँ है, तो घर वाले बताते हैं कि पिंकी देवी तो कहीं बाहर गई है मार्केट कुछ लेने के लिए, जल्दी लौट आएगी, तुम लोग खाना वाना खा लो, इंतज़ार। लेकिन जो दिनेश तुरी था अपनी पत्नी का इंतज़ार करता रहता है। वो सोचता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ही खाना खाएगा, क्योंकि कभी उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर खाना नहीं खाया। दिनेश तुरी इंतज़ार करता रहता है। दोस्तों शाम हो जाती है, लेकिन पत्नी पिंकी देवी का कहीं से भी कोई पता नहीं चलता है। अब जब पिंकी देवी का पता नहीं चलता है, तो उसके बाद में दिनेश तुरी अपनी पत्नी पिंकी देवी का मोबाइल नंबर ट्राई करता है, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। अब जब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है, इधर रात के तकरीबन 10 बजने को आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक पिंकी देवी का कहीं से भी कोई भी पता इस दिनेश तुरी को नहीं चल पा रहा था। लिहाजा दिनेश तुरी अब चूंकि अपने घर वालों की मदद से हर उस जगह पर जाता जहां पर पिंकी देवी जा सकती थी, ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन कहीं से भी पिंकी देवी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। नंबर बार बार लगाता, लेकिन नंबर बार बार स्विच ऑफ बताता, कभी नॉट रीचेबल बताता। उसके बाद में 10 अप्रैल साल 2025 आ जाती है, और 10 अप्रैल साल 2025 यानी अब से महज कुछ दिन पहले 10 अप्रैल साल 2025 को ये भवरना थाने में पहुंचता है। एंड भवरना थाने में पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब उसकी जो पत्नी है वो अचानक से कहीं चली गई है, मैं उसका फ़ोन नंबर लगा रहा हूँ, वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। अब पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी की उम्र कितनी, तो बताता है 30-31 साल। लिहाजा इस तरीके के मामले पुलिस के पास ऐसा नहीं है कि पहली बार जाते हैं, पुलिस के पास में इस तरीके के मामले आते रहते हैं। और दोस्तों अमूमन मैंने जितनी क्राइम की स्टोरी सुनाई है, उससे यही रियलाइज़ होता है कि अगर इस तरीके के मामले जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस को यही रियलाइज़ होता है कि हो सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चली गई हो, क्योंकि ऐसे मामले अनगिनत पुलिस के पास आते हैं और इसमें यही सत्य होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस इस मामले में थोड़ा सा सीरियस भी हुई, और इधर पुलिस जब इन परिवार वालों से कहती है कि ठीक है आप चाहिए, हम तुम्हारी पत्नी को जो पिंकी देवी है उसको ढूंढने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब जो परिवार वाले थे यानी दिनेश तुरी और बाकी के लोग ये चले जाते हैं। लेकिन इसी 10 ही अप्रैल को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि गुलू लंगा का एक जंगल है, और इसी गुलू लंगा जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो डेड बॉडी किसी महिला की है। साथ के साथ पुलिस के पास में एक पिंकी देवी की मिसिंग कंप्लेंट भी आई थी। लिहाजा पुलिस वाले जो थे पिंकी देवी के परिवार वाले दिनेश तुरी को कॉल कर देते हैं, कहते हैं कि आप गुलू लंगा जंगल पहुंचो, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, देख लीजिएगा, ऊपर वाला ना करे कि वो तुम्हारे परिवार की किसी की डेड बॉडी हो। लिहाजा उसके बाद में जो दिनेश तुरी थे ये भी बेचारे दौड़े दौड़े भागे भागे वहाँ पर पहुँचते हैं। एंड जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो लोगों की ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पुलिस जैसे तैसे उस भीड़ को बचाती है, आगे बढ़ती है। एंड उसके बाद में देखती क्या है कि ये एक डेड बॉडी है जो कि 30-31 साल के आसपास की एक महिला की है। लेकिन जो फोटोग्राफ्स दिनेश तुरी ने दिया था ये महिला वही थी। उधर दिनेश तुरी भी इस महिला की तुरंत पहचान कर लेता है। वो कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी पिंकी देवी है। अब पुलिस वाले जो थे वो इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार पिंकी देवी की हत्या कौन और क्यों करेगा, क्योंकि पिंकी देवी ऑलरेडी प्रवासी हैं और यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी का काम करती हैं। तो यहाँ पर उनका किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश रही होगी, कौन उनका कत्ल करेगा, ये पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस वाले जो थे सबसे पहले पिंकी देवी के पति दिनेश तुरी से पूछताछ करते हैं, क्या तुम्हारी यहाँ पर किसी से कोई रंजिश थी, झगड़ा हुआ किसी से कोई पैसों का लेन देन, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ या फिर बहुत ज़्यादा दूरियाँ। लेकिन जो दिनेश तुरी थे वो कहते हैं कि साहब मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, ना हमारा किसी से कोई झगड़ा ना लेन देन। अच्छा, परिवार वालों के जो बयान थे वो पुलिस ने लिखवाए थे, और शुरुआत में पुलिस वाले जो थे परिवार वालों के बयान भी इसलिए लिखवाती है क्योंकि आजकल इस तरीके के बहुत मामले होते हैं कि जिसमें परिवार वाले ही इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में परिवार वालों के सारों के बयान ठीक थे, जेन्युइन थे, इसलिए पुलिस वाले उनके बयान लिखती है। और उसके बाद में अब पुलिस वाले सोचते हैं कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, आस पड़ोस के लोगों से, मोहल्ले पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है क्या पिंकी देवी को किसी के साथ आते देखा, जाते देखा, क्योंकि पिंकी देवी की डेड बॉडी जंगल में मिली थी। एक चीज़ तो साफ थी, या तो पिंकी देवी को घर से, क्योंकि घर वाले बता रहे हैं कि वो घर से ये कहकर गई थी अभी आ जाएगी, तो पिंकी देवी को किसी ने या तो उठाया,
उठाया तो कहाँ से उठाया, कौन सी मार्केट गई थी, इन सारी ही जगहों के सीसीटीवी पुलिस जाकर खंगालती है। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक कहें या फिर बदकिस्मती, पुलिस को इन सीसीटीवी फुटेज से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे ये पता चल सके कि पिंकी देवी किसके साथ गई थी एंड किसने पिंकी देवी को उठाया था। इसके बाद में जब पुलिस इस पूरे मामले में ज़्यादा उलझ जाती है तो उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि पिंकी देवी के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन और उसका CDR निकाला जाए, क्योंकि मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हुआ है और स्विच ऑफ हुआ है तो कौन सी जगह पर स्विच ऑफ हुआ है, और स्विच ऑफ वाली जगह पर अगर कोई CCTV कैमरा हुआ तो वहाँ से पिंकी देवी के साथ में कौन था ये पता लगाया जा सकता है। अब सारी ही चीज़ें पुलिस चेक कर रही है, लेकिन इसी बीच में जो पिंकी देवी थी इसकी कॉल डिटेल्स आ जाती है, और इस कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था कि जिस नंबर पर पिंकी देवी की एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार बात हुई थी। अब पुलिस पता लगाती है ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर बिहार के चंपारण के रहने वाले मोंटू कुमार का है, जिनकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास थी। जिस दिन पिंकी देवी गायब हुई थी उस दिन भी मोंटू कुमार से बात हुई थी। अब लिहाजा पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि मोंटू कुमार का है, उसके घर सारी जगहों पर राब्ता किया जाता है। आखिरकार पुलिस को खुफिया इनपुट मिलता है कि जो मोंटू कुमार है ये दिल्ली में अपनी ससुराल में है, क्योंकि पुलिस को ऐसा पता चला कि मोंटू कुमार की ससुराल जो है वो दिल्ली में है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस लोकेशन खंगाल कर मोंटू कुमार की ससुराल दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से इस मोंटू कुमार को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके आ जाती है एंड पुलिस थाने लाने के बाद में इस मोंटू कुमार से पूछताछ की जाती है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये घुमाने की कोशिश करता है, चूँकि पुलिस को इसकी कॉल डिटेल मिली थी इसलिए पुलिस इसे सारे सबूत दिखाते हुए आगे पूछती है, तो ये पुलिस के सामने टूटता है एंड उसके बाद में ये दो और नाम लेता है। एक नाम लेता है छोटे लाल जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, जो कि बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। एक व्यक्ति जिसका नाम मोतीलाल, इसकी उम्र 40 साल के आसपास है, जो भी बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। लिहाजा पुलिस अब छोटे लाल और मोतीलाल को राजवाड़ा टांडा से इन दोनों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद में इन तीनों को पुलिस थाने बिठा लेती है। लेकिन जब इन तीनों से बैठाकर पूछताछ की जाती है तो जो मोंटू कुमार था ये पूरी कहानी बताता है। ये बताता है कि पिंकी देवी के साथ में उसके नाजायज़ रिश्ते अब से नहीं बल्कि कई सालों से हैं, और आए दिन वो उसके साथ में अनैतिक संबंध ये सारी चीज़ें बनाया करता था। पिंकी देवी भी उसकी कुछ इस कदर दीवानी थी कि दोनों एक दूसरे से बेनतहा मोहब्बत किया करते थे। लेकिन जो पिंकी देवी के पति दिनेश कुमार थे, दिनेश तुरी, उनको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जो पिंकी देवी थी ये अपने पति दिनेश तुरी से छुटकारा चाहती थी और ये किसी भी हाल में मोंटू कुमार से शादी करना चाहती थी, क्योंकि मोंटू कुमार एक 28 साल का लड़का था और शायद वो उसको उस तरीके से खुश रखता था जिस तरीके से दिनेश तुरी न रख पाया। उसके बाद में लगातार ये पिंकी देवी इस मोंटू कुमार को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाऊंगी, FIR लिखाऊंगी और मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। अब ये बातें जब मोंटू कुमार सुनता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, चूँकि मोंटू कुमार भी शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। लिहाजा मोंटू कुमार अपने साथ में अपने दो दोस्तों को मिलाता है। एक का नाम छोटे लाल, उम्र 28 साल, एक का नाम मोतीलाल, एक उम्र 40 साल के आसपास। इन दोनों को बुलाता है। उसके बाद में इसी 10 अप्रैल साल 2025 को ये पिंकी देवी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। पिंकी देवी चूँकि दीवानी थी वो कहती है कब और कहाँ। तो उसके बाद में जो मोंटू कुमार सारा एड्रेस बताता है कि तुम मुझे इस जगह मिल जाना, मैं तुम्हें बाइक से ले लूँगा। उसके बाद में पिंकी देवी वहीं पहुंच जाती है। मोंटू कुमार जो तब पहुंचता है अपनी बाइक पर बिठाता है और उसके बाद में बंदला इसको लेके चले जाता है। एंड वहीं पर ले जाने के बाद में चूँकि इसके दोनों दोस्त पहले से ही वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद में ये तीनों लोग मिलकर पिंकी देवी की हत्या करते हैं। और हत्या करने के बाद में गुलू लंघा जंगल में उसकी डेड बॉडी को फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। और दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो मानो पुलिस के जहन में भी सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था। एक महिला पिंकी देवी, उसने अपने पति दिनेश तुरी को धोखा दिया, खुद तो जान से चली गई, लेकिन साथ के साथ मोंटू कुमार की पत्नी, उसके बच्चे और उसके बाद में छोटे लाल उसके परिवार वाले, उसके बाद में मोतीलाल उसके परिवार वाले, इन सारे ही लोगों की ज़िंदगी सिर्फ एक पिंकी देवी ने ख़राब कर दी। लेकिन यहाँ पर मोंटू कुमार ने भी गलत रास्ता चुना। उसने पिंकी देवी के कत्ल करने की प्लानिंग की, जबकि उसके पास में इस पूरे बवंडर से निकलने के लिए अनगिनत रास्ते थे। लेकिन यहाँ पर उसने क्राइम का रास्ता चुना। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि क्राइम का रास्ता आप लोग को सीधा और आसान लगता है, लेकिन आप लोग इस वाले रास्ते पर ये सोच लीजिए कि कभी भी कोई ऐसा टाइम आ जाए तो इस रास्ते पर कभी जाना नहीं है। क्राइम एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख देती है
और दोस्तों इसी तरीके से अवैध संबंध भी इंसान के परिवार को हल्के हल्के दीमक की तरह खोखला करते हैं, और जब तक इंसान को पता चलता है, जब तक सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी होती हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आते हैं इसमें देव कुमार जी लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, अच्छा लगा आपकी आवाज़ में सुनकर। देव कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। प्रियंका सिंह है लिखते हैं भैया आपकी कहानी पहले भी मैं किसी चैनल पर ये सुन चुकी हूँ, लेकिन आपकी वॉइस में बहुत अच्छी लगती है, सुनने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाते हैं, इसलिए फिर से सुन ली। तो प्रियंका सिंह जी मेरी बहन आपका शुक्रिया। उसके बाद में फ़िरोज़ बानी हैं लिखते हैं आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, तो फ़िरोज़ जी शुक्रिया। फ़िरोज़ जी आगे लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, शुक्रिया आपका। अंसारी अली हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलामत रहिए। आज की कहानी बहुत दर्दनाक है, किसी बेरहम और जालिम माँ है, जैसे अपने 5 साल के बच्चे पे भी उसे तरस नहीं आया को वैसे सुनते हैं। तो अंसारी अली जी शुक्रिया आपका। देव कुमार जी हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी आगे लिखते हैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आप सभी क्राइम करने वाले को समझ रहे हैं और फिर भी समझ जाना क्या हो रहा है, पति पत्नी के साथ रिश्तों को भी कलंकित इंसान करता जा रहा है। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम लिखते हैं गोरखपुर की स्टोरी सुनाने के लिए थैंक यू, तो परवेज़ आलम जी शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया राधे राधे, तो प्रियंका सिंह जी बहन राधे राधे, कैसी हैं आप, शुक्रिया आपका। उसके बाद में पारस RM करके आईडी लिखते हैं अति सुंदर जी, तो पारस RM जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। प्रियंका सिंह लिखते हैं वेल डन भैया, तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया। अंसारी अली जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं वालेकुम सलाम भाई अंसारी अली जी शुक्रिया आपका, को वैसे सुनते हैं। AK खान लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, तो AK खान जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई जी बहुत बढ़िया कहानी, तो दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया। प्रियंका सिंह आगे लाइक करती हैं, शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर वाइफ संगीता, तो देव कुमार जी आपको आपकी पत्नी के साथ में एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश कुमार जी आगे लिखते हैं भाई जी आपकी कहानी बहुत बढ़िया, शुक्रिया। माजिद अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई। प्रियंका सिंह लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छा लगता है भैया, तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलिस्तान बागपति यूपी से सुनते हैं। फ़िरोज़ खान है लिखते हैं भाई मेरा नाम हमेशा तुम गलत लेते हो, फ़िरोज़ अहमद और तुम फ़िरोज़ खान लेते हो, तो भाई आपकी जो आईडी पर @ करके लिखा हुआ है वो फ़िरोज़ खान लिखा हुआ है, इसलिए मैं फ़िरोज़ खान पढ़ता हूँ। फ़िरोज़ बानी आगे लाइक करते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, शुक्रिया। प्रियंका सिंह आगे लिखते हैं भैया आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शुक्रिया बहन। जावेद अंसारी लिखते हैं शायद ये कहानी मैं पहले सुनी हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ में कहानी अच्छी लगी, सलामत रहिए मलिक भाई, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, शुक्रिया। HG करके आईडी लिखते हैं सुसाइड स्टोरी, शुक्रिया। शाकिर हुसैन लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, को वैसे सुनते हैं। उसके बाद में मोहम्मद आलम शेख हैं लिखते हैं बहुत शुक्रिया ये कहानी सुनाने के लिए, लेकिन हद तो यह है कि कत्ल करने के बाद भी उन्होंने संबंध बनाए थे, फिर ये सुबह वहाँ से गया था और हथौड़ा वहीं जो घर के तोड़ फोड़ रहा था उसे से मार दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया। और उसके बाद में गुंडनवाल लिखते हैं मैं गोरखपुर से हूँ, शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, शुक्रिया भाई आपका, वालेकुम सलाम। हसीबुल अंसारी आगे लिखते हैं आपकी कहानी 3-4 दिन से नहीं सुन पाया, माफ़ी चाहता हूँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं है भाई, टाइम मिले तो ज़रूर सुनिएगा। लाइक अब्बास गुलिस्तान बागपति यूपी से सुनते हैं, HGN करके सुनते हैं। दिनेश कुमार जी करते हैं कमेंट, शुक्रिया आपका। उसके बाद में MD रेहान अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, मैं और मेरा दोस्त कौसर घोनपुर से आपकी स्टोरी सुनते हैं, अच्छा लगता है, मगर एक बात समझ नहीं आया कि आखिर औरतों को क्या चाहिए, पैसा या फिर कुछ और। नसीर अहमद जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, शुक्रिया। परवेज़ आलम है लिखते हैं कैसे हैं भाई, मैं ठीक हूँ। हसीबुल अंसारी लिखते हैं छोटे भाई मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था, इमरजेंसी में दुबई से हमको आना पड़ा, तो हसीबुल अंसारी जी बहुत अफसोस है मुझे, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बताया। नरपत सिंह लिखते हैं नई बात बताओ, फालतू हमारा डाटा खर्च मत करवाओ, तो नरपत सिंह जी आपने सही बात कही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बेफालतू बोलता हूँ वीडियो में, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका प्यार है कि बोलना पड़ता है। नसीर अहमद लिखते हैं मैं इतना कहूँगा कि इस कहानी के बारे में जब आपको पसंद है तो सीधे सीधे अपने माँ बाप से बोलें, अन्यथा आप किसी का कत्ल ना करें। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कैसी माँ थी वो, तो बालिश बिहारी जी न जाने किस तरीके के लोग पड़े हुए दुनिया में। फिरोज़ बानी अपना कमेंट्स करते हैं, AK खान जी कमेंट्स करते हैं, प्रियंका सिंह कमेंट्स करती हैं, दिनेश कुमार जी, मोहम्मद जोरस जी, प्रियंका सिंह जी, HGN करके कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल की स्पीड बढ़ रही है तो इसमें सब आप सभी लोगों का सहयोग है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके कमेंट्स करा करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।